सभी को राम राम, राधे राधे दोस्तों। तो चलो आज हम लोग फिर से लेखपाल परीक्षा के लिए अगली टेस्ट सीरीज़ को करेंगे। और टेस्ट सीरीज़ नंबर ये प्रैक्टिस नंबर 8 नंबर का होगा, यानी 8 नंबर का है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो लेखपाल परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाली गई है टो नाम से, और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट टोटल दिए गए हैं, जिसको हम लोगों ने अब तक 7 टेस्ट कंप्लीट कर लिए। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 8, फिर 9 और फिर 10। तो क्या सर इसके बाद और नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर आगे हम अलग से 15 प्रैक्टिस सेट और लेंगे जो सबसे अच्छे होंगे मार्केट में, चाहे वो यूथ पब्लिकेशन के हो या घटना चक्र के ही हो या फिर किसी और पब्लिकेशन के, जिसके क्वेश्चन का पैटर्न एटलीस्ट यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करता हो और ट्रेंड को भी फॉलो करता हो, जो पिछले 2 सालों में पेपर जिस लेवल का बनाया जा रहा है उसके ध्यान में रखिए, ठीक है। और एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स जो आप अगर लोअर पीसेस की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसेस की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल के लिए जो जीएस आपका पूछा जाएगा ना, वो घटना चक्र शॉर्ट नोट से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो उस जीएस को। आप उसके लिए यहाँ पर हमारे लोअर पीसेस के कंप्लीट बैच का समाधान ले सकते हैं। ये जीएस का समाधान हमारा कोई पेड बैच नहीं है, बस हमारी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होती है, जिसको मैं फ्री यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। ये सारी बैचेज जो है कि ये सारी पीडीएफ मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके देख लेना है। और अगर आपको लगता नहीं सर मुझे जो है कि हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। 8527594636। यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। ध्यान देना, पेड होती है हमारी ये पीडीएफ, क्योंकि ये सभी हैंड रिटन फॉर्म में होती है, तो टाइम लगता है, समय लगता है, बहुत सारी चीज़ें और इसमें इंक्लूड होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम जो है कि पढ़ नहीं पाएंगे पीडीएफ से, तो आ जाओ यूट्यूब पर। तो YouTube पर जैसे ही आप आएंगे, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आकर सबसे पहला काम आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना है, प्लेलिस्ट में आ जाना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में आओगे तो यहाँ पर 2-3 प्लेलिस्ट आपके काम की है। वनडे एग्जाम्स स्पेशली लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी के लिए, लेखपाल के लिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज कर सकते हो। करंट अफेयर्स को लेकर भी इसमें इंक्लूड किया गया, और टेस्ट सीरीज जो अभी आप देख रहे हो। साथ ही साथ ये वो घटना चक्र शॉर्ट नोट्स है जो मैंने आपको बताया, लोअर पीसेस के लिए भी काम आएगा और आपके लेखपाल एग्जाम्स के लिए भी काम आने वाला है। तो ये वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू कर लिया जाए। और एक और बताता हूँ, जो बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे मेंस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, यूपी पीसेस के डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से, तो यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं वीडियो के नीचे भी दिया हुआ है। और हमारी जल्दी ही प्रीलिम्स 2026 के लिए टेस्ट सीरीज आने वाली है। टेलीग्राम पर अपडेट आएगी, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहीं पर अपडेट मिलेगी। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। आज करेंगे प्रैक्टिस नंबर 8। तो कहाँ मिलेगा प्रैक्टिस नंबर 8 हमको गुरुजी? तो देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 8 हमारा ये रहा, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल से समझना है, रटना नहीं है, समझना भी है, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले ही प्रश्न को। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण मार्ग भी कहा जाता है। तो निर्वाण मार्ग या त्रिरत्न की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, नहीं गुरुजी। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, नहीं गुरुजी। सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण, नहीं गुरुजी। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। अब यहाँ पर हमने तो गुरुजी पढ़ा है सम्यक करके, तो देखो सम्यक का अर्थ ही होता है उचित। सम्यक आचरण हम लोगों ने पढ़ा है, जी सर। सम्यक ज्ञान हम लोगों ने पढ़ा है, जी सर। सम्यक दर्शन हम लोगों ने पढ़ा है, और दर्शन का अर्थ यहाँ पर विश्वास को ही ले लिया जाएगा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, अर्थात सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? मदन मोहन मालवीय जी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर जी। यहाँ पर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके भीमराव अम्बेडकर जी। ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ये दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित होता है? महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं कांग्रेस की तरफ से, राइट। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? मैं टेस्ट नंबर 1 से ही आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि जितनी भी एक्सप्लेनेशन की चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, वो कहीं ना कहीं इस टेस्ट सीरीज में आपको आगे मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हम केवल आंसर को नहीं रट रहे हैं हर टेस्ट सीरीज में, हम आंसर के साथ साथ उसकी व्याख्या को भी समझ रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ रहे हैं, उसके अलग पहलू को भी समझ रहे हैं कि अगर वो क्वेश्चन के रूप में कहीं आ जाता है तो एटलीस्ट वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये 2 प्रमुख चित्रकार थे जो हुमायूं के दरबार में रहते थे।
अकबर के दरबार में गुरुजी कौन रहते थे? तो दसवंत रहते थे और बसावन रहते थे। ये दो प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। बाबर के दरबार में कोई चित्रकार था ही नहीं। जहांगीर के दरबार में काफ़ी लोग थे, मंसूर अली थे और अकारिजा थे और उस्ताद करके भी एक दो लोग और थे, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इस समय, तो 7-8 लोग थे। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है मीर सैयद अली या फिर इनके साथ अगर एक और नाम आ जाए अब्दुस समद, तो ये दोनों ही हुमायूं के दरबार के थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? देखिए 1929 की रात थी, 1929 का समय था और दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस अधिवेशन की। और इन्होंने ही रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर डियर फ्रेंड? रावी नदी के तट पर इन्होंने जो है कि शपथ ली थी। लाहौर के अंतर्गत अधिवेशन लाहौर में हो रहा था कि हम भारत का 26 जनवरी 1930 के वर्ष को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और यही वजह है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है कि कंप्लीट हो चुका था। कुछ इसके प्रावधान लागू भी कर दिए गए थे, फिर भी यहाँ पर हमने 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाने के लिए और उस प्रण को पूरा करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया और राष्ट्रपति का चयन किया। तो ये एक आकस्मिक डेट नहीं थी, ये पहले से निर्धारित कर दी गई थी। कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई आप लोगों को। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लखनऊ में जो सबसे इम्पोर्टेंट सम्मेलन होता है वो होता है 1916 का, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संयुक्त अधिवेशन होता है। गरम दल और नरम दल भी आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद कांग्रेस का गठित किया जाता है, जहाँ महात्मा गांधी जी जाते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं कि हाँ, मुझे जो आदर्श और जो सिद्धांत दिया गया था मैंने उससे समझौता नहीं किया। हालांकि इसी 1931 के कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि वो भगत सिंह की फांसी रोकने में असफल हो गए थे और इसी वजह से वहाँ के लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। और इसी 1931 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। अर्थात गांधी एक व्यक्ति है जो कि मैं मर जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे आदर्श हैं, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे उद्देश्य हैं, जो मेरे सिद्धांत हैं, दर्शन हैं, वो आजीवन चलते रहेंगे। और यही वजह है कि आज भी गांधी पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाती है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, गांधीवाद पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सारी बातें? आगे बढ़ जाएँ क्या? निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? सबसे पहले हमें यह पढ़ना है कि सहायक संधि किसके समय में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो 1798 के आसपास इसने शुरू की थी। तो इससे बहुत सारे राज्यों ने सहायक संधि की। सहायक संधि में होता क्या था? देसी रियासतों के साथ समझौता करते थे और देसी रियासतों में उनकी सुरक्षा के लिए जो सैन्य व्यवस्था थी वो ब्रिटिश अधिकारी रहता था, लेकिन उसका पूरा खर्चा देसी रियासतों को देना पड़ता था। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे जो राज्य था, प्रांत था, वो तो था मैसूर। और इसको मैंने टेस्ट सीरीज नंबर 3 या 4 में बताया है। अगर आपने रेगुलर देखा होगा तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके बताना कि पहला राज्य कौन था या पहला प्रांत कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? भाई, आर्टिकल नंबर 74 में कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 74 के सब क्लॉज में, कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य के लिए, उसके सहयोग के लिए एक परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी, जो कि उसकी सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा। लेकिन उस परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और उस मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल नंबर 75 में वर्णित किया गया है। 75(1) में एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? संविधान का आर्टिकल नंबर 243D जो कि स्पष्ट रूप से कहता है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण अर्थात 33% आरक्षण प्रावधान किया गया। लेकिन कई ऐसे राज्य हो चुके जिन्होंने अपने स्तर से ही 50% आरक्षण देना शुरू कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूनतम 1/3 है ना। संविधान ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 33% से आप ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हो। ठीक, वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 33% देना ही देना है। तो ये हो गया आपका पंचायतों में आरक्षण। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया,
राजस्थान हो गया, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 50% देना शुरू कर दिया। परंतु अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी आज भी केवल 33% ही आरक्षण देता है, 50% की श्रेणी में नहीं आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हुआ। क्या वीडियो अच्छी लग रही है? क्या मैं एक्सप्लेनेशन जो एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ क्या वो आपके काम की है कि नहीं है? अगर बिल्कुल है तो आप जो है कि बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे टेस्ट सीरीज को, ताकि अधिक से अधिक एस्पिरेंट के पास पहुँच सकेंगे। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भाई अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के संविधान में हटाने का जो प्रावधान होता है, अगर देखा जाए तो महाभियोग करके एक शब्द आता है, ठीक है, महाभियोग शब्द आता है। महाभियोग को इंग्लिश में कहा जाता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाना, यानी महाभियोग। ये जो पर्टिकुलर टर्म्स होती है ये केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए रखी गई है, जबकि बहुत सारी किताबों में कई अन्य संवैधानिक पदों को हटाने के लिए महाभियोग ही वर्ड यूज कर दिया जाता है। लेकिन संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में हटाना शब्द किया गया है और रिमूवल इसको इंग्लिश में लिखा गया है। तो ऐसे प्रावधान आपके भारत के राष्ट्रपति के लिए भी हैं, मुख्य न्यायाधीश के लिए भी हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए भी हैं, किंतु राज्यपाल को हटाने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं दिया गया। बस एक लाइन लिख दी गई है कि यह जो पद है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा करेगी तब तक तो वो व्यक्ति राज्य का राज्यपाल रहेगा। जैसे ही राष्ट्रपति जी को रात में भी अगर सपना आ गया कि यार सुबह इस व्यक्ति को हटाना है चाहे कुछ हो जाए, तो हटा दिया जाएगा। कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि किसके खिलाफ संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल के खिलाफ नहीं है। भाषा को समझना है, अदरवाइज प्रश्न बहुत आसान था, लेकिन भाषा इतनी जटिल बनाई गई है। और ये पीवाईक्यूज का प्रश्न 2022-23 के पीवाईक्यूज का यूपी SSSC का पेपर है। भारत के संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 3 प्रकार की न्याय की बात की जाती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है संविधान के अंतर्गत। 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है संविधान के अंतर्गत, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भी की जाती है, जैसे विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो आर्थिक न्याय की बात तो की जाती है, आर्थिक न्याय की बात तो की जाती है, लेकिन कहीं पर भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की जाती है। तो 9 का क्या हो जाए? चलो, तो यहाँ पर जो है कि ये आंसर हो जाएगा इसका आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। बार बार एक्चुअली मैसेज आ रहा था, जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलता है उसकी कॉपी सबमिट हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था नोटिफिकेशन को लेकर, तो फिर मैंने होल्ड किया। चलिए आगे देखते हैं अगली क्लास में, मतलब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते तो किसको देंगे? देखो, शपथ देने की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, या फिर किसी अन्य जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है, अगर मौके पे मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो। लेकिन त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र वो ऑलवेज उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति किसको देंगे अपना त्यागपत्र अगर उन्हें देना हुआ तो राष्ट्रपति को दे देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मुख्य न्यायाधीश तो केवल उनको शपथ दिलाते हैं, लेकिन वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, एक ऐसा महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप भी है जो पूरी तरीके से आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि इससे ना तो कर्क रेखा जाती है, ना ही भूमध्य रेखा जाती है। मकर रेखा जरूर इसके बीच से होके जाती है, लेकिन ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। हिमाचल प्रदेश आम की, अच्छा यहाँ पर अफ्रीका को जान लो, अफ्रीका से क्या तीनों ही रेखाएं जाती हैं, कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है जिसको आप विषुवत रेखा बोलते हो, और मकर रेखा भी गुजरती है। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो आम की कौन सी किस्म लेकर आएगा वो? तो चौसा। कौन सी किस्म होगी? चौसा होगी। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? बिनसर का जो जंगल है वो भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड के अंतर्गत आएगा, ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत आ जाएगा। और आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर देखते हैं
कि पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट कहाँ? ये पर्वत है क्या? ये पर्वतों का पठारों का ढलान है या पठार है या पहाड़ियाँ हैं? ये पठारों का ढलान है। कैसे? पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो भारत का कुछ ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाला, ये पठारी क्षेत्र तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये ढलान है। और इसी वजह से जब नदियाँ यहाँ से जब गिरती हैं, जब नदियाँ यहाँ से गिरती हैं इस साइड से, तो सामान्यतः एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पे ढलान है। इसी वजह से इसको पश्चिमी घाट को पठारों का ढलान भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ झीलें हैं जिनको आपको मिलान करना है। जैसे अगर आप देखेंगे कि पुलिकट झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो पुलिकट झील आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम चिल्का झील की बात करें, जो कि खारे पानी की झील कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो है कि लैगून झील का असर होता है, इसमें समुद्री पानी का प्रवेश रहता है, तो चिल्का झील आपको ओडिशा में देखने को मिल जाएगी। वूलर झील कहाँ मिलेगी? तो गुरुजी वूलर झील आपको कश्मीर में मिलती है, ठंडे एरिया में। और सांभर झील जहाँ से नमक भी बनाया जाता है, ये आपका राजस्थान में मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? देखो लॉरेंज वक्र क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का टर्म्स है, और इकोनॉमी में अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि या आय की विषमता, तो ये मेजरमेंट करता है आय की विषमता के बारे में। लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या होता है, जो नेशनल इनकम के तहत देखा जाता है कि राष्ट्रीय आय का जब डिवीजन किया जा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी आय मिली, पर कैपिटा इनकम क्या हुई, और उसमें कौन कौन से व्यक्ति ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा मिल गई, जिसको बहुत कम मिल गई, यानी इनइक्वालिटी बिटवीन जो पर्सन है, मतलब कि आय की असमानता ही देखी जाती है इसमें। चलो फिर आगे देख लेते हैं, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1955 है, 1970 है, 1965 है या 1973 है? तो कृषि मूल्य आयोग, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति से, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस से, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, या गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा से हो गई। तो देखो बिल्कुल सही है कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है हमारा ज्वारीय शक्ति नहीं होती है, ये हमारी गैर पारंपरिक ऊर्जा में आता है, और ये हमारी प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। प्राथमिक ऊर्जा में मुख्य रूप से जीवाश्मिक ईंधन को ही माना जाता है। वाणिज्यिक ऊर्जा में हम कह सकते हैं तेल और गैस को हम आयात करते, खरीदते हैं, तब जाकर हम इस ऊर्जा को तैयार करते हैं। गैर वाणिज्यिक में मतलब जानवरों का गोबर वगैरह जो हमारे यहाँ मिलता है, आराम से हम खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। गैर पारंपरिक का मतलब हो गया जो परंपरागत नहीं है बल्कि नवीकरणीय है, तो इसमें सौर ऊर्जा हो गया। तो ये बातें सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। भारत सरकार ने किससे फेरा को स्थापित किया? फेरा का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले ये क्या था? पहले फेमा हुआ करता था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये जो मैनेजमेंट का केवल काम आरबीआई करता था पहले, अब आरबीआई को ताकतवर बनाते हुए मैनेजमेंट की जगह हमने रेगुलेटरी कर दिया कि भाई अब तुम केवल प्रबंधन नहीं करोगे विदेशी धन का, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का, बल्कि अब तुम उसको रेगुलेट भी करोगे, उसको नियंत्रित भी करोगे, उसको किसी भी विपरीत परिस्थिति या वर्स्ट कंडीशन में उसे रेगुलेट कर सकोगे। तो ये फेमा की बात कर रहा था, राइट। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि रही है? भैया 2001 से 2011 के दौरान देखोगे तो 17.70% की 10 की वृद्धि भारत की रही है। एक कीट की रक्त शर्करा है, एक कीट की रक्त शर्करा क्या हो सकती है? ग्लूकोज हो गया, ट्रेहालोज हो गया, मैनिटोल हो गया, मैनोज हो गया। देखो भाई ये तो प्रश्न बड़ा यूनिक सा पूछ लिया है साइंस का। एक कीट की जो रक्त शर्करा है, मतलब रक्त में जो शर्करा होती है वो ट्रेहाकोल होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो पाई जाती है वो ग्लूकोज होती है, लेकिन कीट के अंदर ट्रेहालोज पाई जाती है। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे कौन सा सिद्धांत वैज्ञानिक होता है? भैया बहुत बार मैंने फिजिक्स में समझा के रटा के तैयार किया था कि ऑप्टिकल फाइबर हो या टोटल मतलब कि मृग मरीचिका हो, हीरे का चमकना हो, ये 3-4 एग्जाम्पल मैंने बताए थे कि ये प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR मैंने इसको बताया था, कई बार आपको पढ़ाया था फिजिक्स में जब मैं घटना चक्र शॉर्ट नोट से पढ़ा रहा था। और ये भाई ये वहीं से प्रश्न आएंगे जीएस के आपके, ये मान के चलो जो अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस के दौरान होती है? जब अति निस्यंदन होता है यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये हमारा मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान ये प्रोसेस जो है कि कंप्लीट होता है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो क्लोरोपाइरीफॉस।
क्लोरोपाइरीफॉस कहते हैं इसको जो है कि, और ये क्या करता है, दीमक को नष्ट करता है। अच्छा, एक और चीज़, जो दीमक का घर होता है उसको दीमक की बॉम्ब भी कहा जाता है, ठीक है, बॉम्ब भी कहा जाता है। और ये भी क्या करता है, आपकी मीथेन का उत्सर्जन करता है। पूछता है ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? भैया एस्ट्रोजन, जो कि उनकी खूबसूरती का हार्मोन होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पुरुष की, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत में नई आर्थिक नीति यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, ये किस वर्ष लागू हुई? तो 1991 में लागू की जाती है, जब सरकार थी नरसिम्हा राव की, और उस समय जो है कि वित्त मंत्री के तौर पे आपके कौन थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और इनके प्रयासों से ये नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1952 में अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने विकास खंड के लिए कितने गांवों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ये आपका लगभग 100 से 200 गांवों को सिफारिश की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो विश्व की बात कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, लेकिन अगर यही शब्द हटा के यहाँ पूछ दे भारत में तो आपका एम एस स्वामीनाथन हो जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व में, तो हमारा उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति का मतलब क्या हो गया? दुग्ध क्रांति की बात की जा रही है। फिर और आगे देखते हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में कितने दिनों तक संचालित किया गया? ये 15 दिनों तक संचालित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण शुरू हुआ है उसमें कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया? 70,125 करोड़ रुपए। अच्छा, इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 25 दिसंबर, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे ईयर लिख दो, सन 2000, 25 दिसंबर सन 2000 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हो गया था, बिल्कुल सही बात है। और वो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखना ये दोनों बातें, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए 58 नंबर पे जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जगत गुरु जी को मिला था। देखो कौन होते हैं, आप लोग नाम बताओ। हालांकि इसका आंसर तो सी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 21 अक्टूबर 2025 को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? प्रश्न ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोदी जी ने बधाई भी दी थी इनको, साने तकाइची। 1 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो हरमनप्रीत कौर को, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर भी हैं। 9 दिसंबर 2025 को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में किसे नॉमिनेट किया था टाइम पत्रिका ने? तो ये हो जाएगा एजा विल्सन। टाइम पत्रिका ने इनको वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया था 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। 13 नवंबर 2025 को कौन यूनिसेफ इंडिया के नए सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं? तो ये हो जाएंगे कीर्ति सुरेश जी बने थे। कौन बने थे? कीर्ति सुरेश जी। ये सब प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल आया था, क्या ये बायोसेफ्टी के लिए था? बिल्कुल सर, ये सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो आया था, क्या ये अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए था? बिल्कुल सर, ये भी सही है। क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए आया था? जी सर, ये भी सही है। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए एक प्रश्न बनता है कि 1987 में साइन किया गया था, ठीक है, 1987 में, लेकिन 1989 में जो है कि लागू किया गया था। अब चौथा देखो, चौथा कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं था, बल्कि आप इसको देखोगे तो ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित था, साथ ही साथ कार्बन क्रेडिट से संबंधित था। और क्योटो प्रोटोकॉल पे जो साइन हुए थे वो 1997 में हुए थे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2005 में, ठीक है। तो डी वाला आंसर यहाँ पे गलत है। पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक यानी पेन किलर भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी हुआ। तो डाइक्लोफेनिक जो एक टैबलेट दी जाती थी पशुओं को, और जब पशुओं के अंदर वो बॉडी में रहती थी, भाई केमिकल तो रिलीज होते नहीं जल्दी। हम लोग भी जो पेन किलर खा रहे हैं ये भी हमेशा जो है कि नुकसान ही करती है हमारी बॉडी को, और मरने के बाद भी नुकसान करेगी। क्योंकि जो जीव जंतु जो मर जाते थे सड़कों पर जो है कि कहीं फेंक दिया जाता था, और उनके बॉडी के अंदर जब ये पेन किलर रहता था, तो जब गिद्ध उन्हें जो है कि उन्हें क्या कहा जाता था? सामाजिक सफाई करता कहा जाता था। समाज में जितनी भी गंदगी दिखती थी जानवरों की, कुत्तों की, उनको वो खा के खत्म करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो पेन किलर उनकी बॉडी में संचित होती चली गई, और उनकी बॉडी में जो है कि रिएक्शन हुआ, जिस वजह से वो सारे के सारे गिद्ध मरने लगे, यानी उनकी संख्या विलुप्त हो गई। अब तो ये दवाई थी।
ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? भैया ये तो मनाया जाता है गुरुजी 16 सितंबर को। अच्छा, 1 मई को क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है सर। और 15 अगस्त को हम लोग जानते तो है स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन कुछ और भी सेलिब्रेट किया था, ये आप लोग कमेंट करो। इसका आंसर जो है 16 सितंबर होगा। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं, बिल्कुल है। प्रदूषण है, बिल्कुल है। ओजोन परत का क्षरण है, बिल्कुल है। तो उपर्युक्त सभी। एक टिप्स दे देता हूँ कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करने को मिले जिसमें उपयुक्त सभी लिखा हुआ है और आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आप डी ऑप्शन लगा के आना, उपयुक्त सभी। 99% चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में यही सही बनते हैं। आगे देख लेते हैं। एक अनवीनीकरण नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीनीकृत मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया परंपरागत स्रोत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परंपरागत स्रोत की बात कर रहा है, यानी जिसको हम नवीकरण नहीं कर सकते, दोबारा पैदा नहीं कर सकते। पैदा करेंगे तो करोड़ों हजारों वर्ष लग जाएंगे। तो इसका नंबर हो गया पेट्रोलियम। क्या हो गया? पेट्रोलियम। क्योंकि सौर ऊर्जा कभी सूर्य चमकना बंद नहीं करेगा जब तक हम इस ब्रह्मांड में हैं, और वायु कभी चलना बंद नहीं करेगी। बायोगैस की भी कोई वैसी दिक्कत नहीं है। तो पेट्रोलियम आपका अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? जीव भार का मतलब हो गया बायोमास, यानी जो बॉडी के वजन के हिसाब से होता है। तो ये बनता है डियर फ्रेंड्स तालाब में। कहाँ बनेगा? तालाब में बनेगा। कुछ इस तरीके से इसका पिरामिड उल्टा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखते हैं। हालांकि मैं ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट की जो घटना चक्र शॉर्ट नोट्स है, अभी बायोलॉजी के लेक्चर 3 कंप्लीट हो गए। बायोलॉजी के बाद जो है कि मैं एनवायरनमेंट को शुरू करने वाला हूँ। लगभग 6-7 सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट हो गए, 5 से 6। एनवायरनमेंट के बाद मैं बायोलॉजी के बाद जब एनवायरनमेंट शुरू करूँगा तो वहाँ से मैं और भी सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा, तो वहीं से सारा आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के संरक्षण के लिए है क्या? ठीक है सर। और राजा जी जो है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए है क्या? नहीं सर, ये हंगुल के लिए नहीं है, क्योंकि हंगुल को कहते हैं स्टैग इंग्लिश में, और स्टैग के लिए जो है कि आपका दाचीगम फेमस है। कौन फेमस है? दाचीगम। कहाँ पर है सर? ये लद्दाख में आता है, नहीं जम्मू कश्मीर में आता है। देखो कंफ्यूज हो गया मैं भी। ठीक है, लेकिन ये पेरियार जो है कि हाथी के लिए होता है, साउथ इंडिया केरल में है। तो ये वाला गलत है। मानस राष्ट्रीय उद्यान सर असम में आता है, हाथी के लिए सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए आता है सर, यूपी में लखीमपुर खीरी में, सही है। तो बी वाला गलत हो गया। कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? भैया वन नीति भी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी है, औद्योगिक नीति भी है, शिक्षा नीति भी है। चारों ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे गुरुजी? भाई वन नीति के माध्यम से हम पर्यावरण संतुलन करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से हम पर्यावरण संतुलन करते हैं, औद्योगिक नीति में भी तो हम एनवायरनमेंट के फैक्टर को ध्यान में रखते हैं ना, कि आपका जो वेस्टेज निकल रहा है उसको आप सही तरीके से स्टोर करें, उसको रिफाइन करें और उसको रिसाइकल बनाएं। क्योंकि अगर आपका जो वेस्टेज है अगर वो नदियों में जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट करेगा और प्रदूषण के रूप में काम करेगा। एजुकेशन की पॉलिसी के माध्यम से अगर हम अपने छात्रों को, अपने युवाओं को, अपने आने वाली पीढ़ी को अगर शिक्षा नहीं देंगे वनों की या पर्यावरण की, तो वो भी इस तरीके की चीज़ों को करेंगे नुकसान। तो यहाँ पे सभी नीतियाँ जो है कि पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगी। किस राज्य का 78.67% क्षेत्र वन आच्छादित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर सबसे अधिक मिलते हैं आपको ये वन क्षेत्र। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब हो गया जहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियाँ मिले, जीव जंतुओं की भी प्रजातियाँ मिले। भाई जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे उन पर निर्भर रहने वाली जीव जंतुओं की प्रजातियाँ भी वहीं पर ज़्यादा मिलेंगी। और ऐसी स्थिति आपको कहाँ देखने को मिलती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, जो सामान्यतः अगर आप कहोगे तो 0 डिग्री से लगभग 10 डिग्री नॉर्थ में चले जाओ इस तरीके से, और 10 डिग्री ही आप साउथ में भी चले जाओ। ठीक है, इस तरीके से ये, और ये आपका 0 डिग्री हो गया। तो ये जो दो लोकेशन है 0 डिग्री से ऊपर 10 डिग्री और 10 डिग्री नीचे तक, इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक सदाबहारी वन पाए जाते हैं। अमेजन के जंगल भी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब 46 से 50 और 50 से 55 आपकी रीजनिंग है, तो हम लोग शुरू करेंगे सीधे 56 नंबर हिंदी से शुरू करेंगे। यहाँ लिख रहा है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पे किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आपने कभी कोई नोटिस देखा हो सरकारी, हालांकि देखते ही भाई नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, तो ये सरकारी तो होता है। इस तरीके से कुछ पत्राचार होता है जहाँ पे पत्रांक संख्या लिखा होता है, यहाँ प्रेषक लिखा होता है, यहाँ पे डिटेल होती है। लास्ट में यहाँ पर देखोगे दाहिने साइड में जो है कि भवदीय लिख के, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, भवदीय लिख के नीचे साइन कर दिया जाता है यहाँ पर। तो ये किधर है? दाहिने ओर है, लेकिन नीचे की ऊपर तो लिखोगे नीचे दाहिनी ओर। ये रहा आंसर,
मिल गया ना आंसर। तो ये हो गया आपका पत्राचार का। देखो आपके रोज नोटिफिकेशन के चक्कर में आप लोग रहते हो और यहीं से प्रश्न आ गया सीधे सीधे। नेक्स्ट है लहू का समानार्थी क्या है। भैया लहू का समानार्थी पूछ रहा है, लहू तो खून को भी कहते हैं, तो लहू का समानार्थी शोणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोणित हो जाएगा। मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर अ को कहते हैं, अ को। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग्य लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। व्यंग्य लेखक जो सामाजिक किस पर तीखा प्रहार, भाई प्रहार कर रहा है तो किस पे करेगा? वो करेगा विद्रूपता पर। सामाजिक विद्रूपता मतलब कि सामाजिक जो खराबीपन होती है उस पर तीखा प्रहार करता है। हथियाना जैसे किसी चीज को कब्जा कर लेना, ये कौन सी क्रिया होती है? ये नाम धातु क्रिया हो गई। अनाज का पर्यायवाची किसे कहेंगे? तो सस्य। ठीक है, सस्य। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा सस्य कृषि या सस्यावर्तन, अर्थात ये सस्यावर्तन का मतलब कृषि से संबंधित है। कृषि में हम क्या लेकर आते हैं? अनाज लेकर आते हैं, तो यहां से हो गया। नेक्स्ट है राम से पत्र लिखे गए। भैया तो इस किस वाक्य का उदाहरण है? राम से पत्र लिखे गए। राम ने पत्र लिखा कि नहीं लिखा वो अलग बात है। राम से यानी कि लिखने वाला कौन है? राम है। और राम ने यहाँ पे क्या किया? कर्म किया, तो कर्म वाच्य हो गया ये। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? जितने भी उपसर्ग हैं, मैक्सिमम जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे संस्कृत भाषा से होकर ही हिंदी में आए हैं। मैक्सिमम उपसर्ग, हालांकि कुछ उपसर्ग आपके उर्दू भाषा से भी आए हैं, कुछ उपसर्ग जो है कि आपके देशज भाषा से भी आए हैं, या उपसर्ग या प्रत्यय की बात करें, लेकिन मैक्सिमम जो उपसर्ग हैं वो आपके संस्कृत भाषा से ही हैं। अगर आपको रिस्क लेना हो, टिक लगाना हो, तो आप संस्कृत भाषा की ओर ही जाना। ठीक। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताए। भाई ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो क्या ये प्रश्नवाचक तो नहीं होगा? हम कोई प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं, ये तो आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा या बड़ों के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मतलब लंबी उम्र जीने का मौका दे। तो ये प्रश्न नहीं है, ये कोई विस्मय बोधक नहीं है कि उसमें शंका है। भैया ये इच्छावाचक है कि एक बुजुर्ग की, एक माता पिता की, एक गुरु की इच्छा है कि उनका शिष्य या उनका पुत्र एक लंबी उम्र जिए, ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे, तो ये तो इच्छा है हमारी। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। महात्म्य का क्या मतलब है? मानव मात्र का मतलब हो गया कि गीता के महात्म्य में परिचित होना चाहिए। तो सही मायने में पूछा जा रहा है कि शब्द क्या होगा? तो शुद्ध जो शब्द होता है ये हो जाएगा आपका महात्म्य। यहां पर आपका त भी आधा रहेगा, म भी आधा रहेगा। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो आप F2 कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई फाइल है, यहाँ पर आपको लगता है कि मुझे इसका नाम बदलना है इस पर्टिकुलर का, तो इसको आपने सेलेक्ट किया Ctrl+A और फिर आपने इसको F2 बदल दिया, सीधे वो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई F2 के माध्यम से। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कि इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय जाता है? रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय जाता है? तो यहाँ पे सबसे पहला ईमेल भेजने का, सबसे पहला ईमेल भेजने। निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना यानी कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन जैसे व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। तो ये क्लाउड आधारित जो संरचना होती है तो इसको हम कम्युनिटी क्लाउड कह सकते हैं। निजी क्लाउड तो हो नहीं सकता, पब्लिक क्लाउड हो नहीं सकता, तो ये सामुदायिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि किसी संगठन, तीसरे पक्ष दोनों के संयोजन द्वारा होता है, तो भैया कम्युनिटी वाला हो गया। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो ये मैंने कल भी बताया था कि परसों के टेस्ट में आया था, फर्मवेयर होता है। यहाँ पे लिख रहा है कि किस चीज को लगाकर कि काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो भैया वो होती है रैम। कौन सी रैम? SRAM। ठीक है, स्टैंडर्ड रैम की बात यहाँ पे की जा रही है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर लाइट चली जाएगी तो तुरंत उसमें जितनी भी फाइल होगी वो सब क्लीन हो जाएगी, फिर दोबारा आप ओपन करोगे तब आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? भाई वेब ब्राउजर नहीं है ये पूछा जा रहा है। गूगल क्या है?
सर हमको समझ में नहीं आता वेब ब्राउज़र क्या होता है। भाई वेब ब्राउज़र एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर कह सकते हो। जैसे फायरफॉक्स, मोजिला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, या फिर आप इसको यहाँ पे गूगल क्रोम लिख सकते हो। लेकिन गूगल क्या है स्पेशली, ये सर्च इंजन है। ये क्या है डियर फ्रेंड्स, सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, नहीं है। इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड से आप कुछ ना कुछ लिखते हो, कंट्रोल देते हो, बिल्कुल सही है सर। स्कैनर से आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई फोटो वगैरह आप स्कैन करके सिस्टम में प्रवेश कराते हो। माउस से भी आप कुछ ना कुछ कमांड ही देते हो। लेकिन प्रिंटर से सामान्यतः क्या होता है, कोई कागज वगैरह हम बाहर निकालते हैं, यानी कि आउटपुट करते हैं, बाहर प्राप्त करते हो उसको निकाल के हार्ड कॉपी में। तो प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, मदरबोर्ड। देखो सिंपल सी बात समझो, कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किए जाते हैं उपकरण के बारे में। तो भैया कंप्यूटर सिस्टम से आप माउस को कनेक्ट कर सकते हो, स्कैनर को कनेक्ट कर सकते हो, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मदरबोर्ड थोड़े कनेक्ट होगा। मदरबोर्ड तो कंप्यूटर के अंदर का ही हिस्सा है। ये अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं तैयार होगा। तो मदरबोर्ड तो कंप्यूटर के पार्ट नहीं है, ये उपकरण नहीं है, बल्कि इसका पार्ट है, इसके अंतर्गत ही रहेगा, सीपीयू के अंतर्गत फिट किया जाता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है 76 में, बैंकों में जो चेकों को संसाधित करने के लिए जो बैंक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर होता है माइकर, जो इंक होती है उसे MICR कहते हैं। आप देखोगे कि जो चेक होता है आपका, इस पे यहाँ पे 2 क्रॉस लाइन होती है, ये MICR की होती है। तो इसी को कहा जाता है जो चेक को जो है कि वेरीफाई करती है। तो MICR हो गया। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजकर प्राप्त कर सकता है? तो क्या कह रहा है, कौन सा उपकरण है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र या टेक्स्ट भेजकर प्राप्त कर सकता है? तो इसको कहते हैं फैक्स मशीन, जो कि अब फैक्स मशीन का ज़माना बहुत ही कम हो गया है। आप यहाँ से फैक्स करोगे और दूसरी तरफ जो है कि सेम उसी टाइम पर, रियल टाइम पर ही कोई व्यक्ति दूसरा वहाँ पे फैक्स को निकालता है। लेकिन अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, इसलिए अब इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है एक तरीके से। नेक्स्ट है माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप इसको चेंज कर सकते हो, कंट्रोल पैनल के माध्यम से। TCP का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कई बार आ चुका है ये प्रश्न। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन, किस दौर में दिखाई दी थी? 1956 से 1963 तक दिखाई दी थी। ये तो हो गया आपका कंप्यूटर कंप्लीट। तो यूपी स्पेशल भी इसी तरीके शानदार तरीके समझेंगे कि रटना नहीं है, चीज़ें समझनी है कि भाई कैसे आप आंसर को निकाल सकते हो अगर आपको नहीं भी पता है तो। देखो यहाँ पर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही का मतलब है सबसे अधिक जनसंख्या, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो सबसे अधिक आप इस ऑप्शन में देखोगे तो आपका क्या हो रहा है, कानपुर सबसे पहले आ रहा है, कानपुर के बाद आपका लखनऊ आ रहा है, लखनऊ के बाद गाजियाबाद आ रहा है, और गाजियाबाद के बाद आपका आगरा आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इफ्को यूरिया कारखाना, इफ्को यूरिया कारखाना, ये जो आप किसानों को देखते हो, ये वाली जो यूरिया ग्रीन कलर के पैकेट की होती है, ये उत्तर प्रदेश के आंवले में स्थित है। अब आंवला सर हमने तो खाने वाला सुना था प्रतापगढ़ में, ये कौन सा आंवला है? ये बरेली जिले के अंतर्गत आता है, बदायूं रोड पे। ठीक है, बरेली जिले के अंतर्गत ये बदायूं रोड पर आता है आंवला, जिसका रास्ता कहाँ है? एक चौपला नाम की जगह है, मतलब बरेली सिटी रेलवे स्टेशन के पास से ही बदायूं के लिए दाहिने साइड में रोड निकलता है पुलिस लाइन को क्रॉस करके, तो वहीं पर आंवला का वो रूट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर में चकेरी नाम की जगह है क्या? बिल्कुल है गुरुजी। लखनऊ में अमोसी है क्या? बिल्कुल है। वाराणसी में बाबतपुर है क्या? बिल्कुल है। आगरा में फुर्सतगंज कब से आ गई? फुर्सतगंज तो आपका लखनऊ में ही है भैया। ये एयरपोर्ट के नाम थे। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट है, लखनऊ में अमोसी एयरपोर्ट है, वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट है, लेकिन आगरा में फुर्सतगंज नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बलिया है गुरुजी, सबसे पूर्वी शहर। और यहीं से जो है कि गंगा नदी क्या करती है? गंगा नदी बाहर निकल जाती है और कहाँ चली जाती है? बिहार में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? बिहार में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? मतलब चमड़े से संबंधित। अगर ये पूछा जाएगा तो आपको आगरा लगाना है।
अब यहाँ पे कुछ जनपद और कुछ खनिज है जो कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसको आपको मिलान करना है। जैसे सोनभद्र में क्या मिलेगा, सोनभद्र में आपको मिर्ज़ापुर सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है। ललितपुर में आपको यूरेनियम मिल जाता है, थोड़ा बहुत तांबा मिल जाता है, ग्रेफाइट मिल जाता है। इलाहाबाद में आपको सैंडस्टोन तो नहीं कहूँगा मैं, सिलिका बालू कहूँगा, सिलिका बालू मिल जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, और मैंने अभी क्या बताया, बाहर निकलती है। ऐसा प्रश्न बनता है ना कि प्रवेश भी पूछता है और बाहर जाने का भी पूछता है। तो प्रवेश तो वो आपके करती है बिजनौर से, फिर उसके बाद लगभग जो है कि 28 जिलों से होकर जाती है गंगा नदी। बिजनौर से प्रवेश करती है और यूपी के 28 जिलों से गुजरते हुए बलिया नाम के जिला, जो कि सबसे पूर्वी जिला माना था, यहाँ से बाहर निकल जाती है और जाने के बाद वहाँ कौन से जिले में जाती है, बक्सर में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ ऐतिहासिक इमारतें, जैसे 84 गुंबद की बात करें तो 84 गुंबद आपके जालौन जिले में आ जाएगा। जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद आपके मुरादाबाद में आ जाएगा। बौद्ध स्तूप की बात करें तो बौद्ध स्तूप आपका कुशीनगर में हो जाएगा। और कामदगिरी पर्वत का जो मंदिर है ये चित्रकूट में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी जो अपर्दन के जो कई सारे स्टेजेस होते हैं, जो मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा भी है कि रेल अपर्दन हो गया, स्प्लैश अपर्दन हो गया, धीरे धीरे फिर अवनलिका अपर्दन, जो बड़ी बड़ी खाई बन जाती है। ये सामान्यतः आप देखोगे तो चंबल नदी से ज़्यादा प्रभावित होता है ये क्षेत्र, और चंबल नदी से प्रभावित होने के कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है इटावा, क्योंकि चंबल नदी यमुना की जो सहायक नदी है, इटावा के माध्यम से वो यमुना की सहायक नदी बनती है, और इटावा के क्षेत्र में ही अवनलिका अपर्दन सबसे अधिक करती है। अगर मैं और ऑप्शन की बात करूँ तो गोरखपुर में एक नदी आती है राप्ती नदी, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। गोरखपुर में टेराकोटा इंडस्ट्री जानी जाती है, टेराकोटा के नाम से, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं। फर्रुखाबाद आपकी किस लिए फेमस है, ये आलू की खेती के लिए फेमस है, ठीक है। मेरठ स्पोर्ट्स के सामान के लिए। अब यहाँ पे कुछ जनपद हैं और उनके मुख्यालय हैं, पूछा जाता है कई बार ये, अगर नहीं बताओगे तो दिक्कत है आपको। जैसे अगर हम बात करें कि अंबेडकर नगर का हो जाएगा आपका अकबरपुर, ठीक है। कानपुर देहात का आपका अकबरपुर माटी हो जाएगा। तो बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकबरपुर या अकबरपुर माटी, तो भैया अंबेडकर नगर का होगा अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबर माटी, जालौन का उरई हो जाएगा, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा। एक नौगढ़ चंदौली में भी आता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, कौन से गुरु को समर्पित है, तो गुरु व्यास जी को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है, यानी कौन बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो मूंग। अगर दलहनी फसलों की बात करें तो मूंग की दाल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, पकाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। फसल उत्पादन की बात की जा रही है कि कौन 1 से 1.5 महीने में ये जो है कि फसल तैयार हो जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः कौन से हैं, तो भैया ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे वाराणसी और ललितपुर बता रहा है। हमें 2011 का डेटा पढ़ना, तो ये 2001 का पूछ रहे हैं, क्योंकि यूपी ऐसा काम करता है। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, यानी हैंडीकैप्ड से संबंधित जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो दिव्यांगों के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उस पर जो रिसर्च की जाती है, ये टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखो आल्हा उदल की जो कहानी है ना, जो वीर रस से संबंधित है, ये बुंदेलखंड के रीजन से आती है। और स्पेशली अगर जिले की बात करें तो आल्हा उदल मुख्य रूप से महोबा के थे। कहाँ के थे, महोबा के थे। बिरहा की बात करें तो भैया बिरहा तो पूर्वांचल में ही गाया जाता है, जैसे मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस हो गया, चंदौली हो गया, ठीक है, गाजीपुर हो गया, इन्हीं सब रीजन में गाया जाता है। चैती की अगर हम बात करते हैं तो चैती आपका अवध और भोजपुरी क्षेत्र में ही गाया जाता है। लेकिन कजरी मेरे भाई, कजरी के लिए जो सबसे फेमस महिला थी शारदा सिन्हा, मैं आज भी उनकी कजरी सुनता हूँ, ठीक है। शारदा सिन्हा हो गया, या फिर मालिनी अवस्थी हो गई, मालिनी अवस्थी जी, जो एक समय में जो है कि चुनाव आयोग की एम्बेसडर भी थी उत्तर प्रदेश में। इन दोनों लोगों की आप सुन लोगे ना कजरी तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। और इनकी कजरी पूर्वांचल से समय था, रुहेलखंड से नहीं, रुहेलखंड के ज़िले में आपका बरेली, पीलीभीत, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सभी रीजन आते थे। तो रुहेलखंड में नहीं, कजरी पूर्वांचल की है, तो ये वाला गलत है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो भैया आलू निर्यात का जो जोन है वो आगरा से है। आगरा के सिवा और भी जगह आलू उत्पादन होता है, लेकिन अगर हमको आलू को निर्यात करना तो उसका एक एक्सपोर्ट जोन बना दिया जाता है, तो ऐसे में ये आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, देखो फिर रिपीट हो रही है ये
योजना 1992 में, और मैंने यहीं पर किसान बही योजना से संबंधित एक और बताया था, किसान समृद्धि योजना, ये भी आपको कमेंट करना है। किसान बही योजना समेत मैंने एक महिला समृद्धि योजना बताया था, वो भी आपको आंसर को जो है कि कमेंट करना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर केसीसी को भी बता दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू हुई थी। प्रारंभिक तौर पे इसमें 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसको 5 लाख रुपए का लोन कर दिया गया है। तो 5 लाख रुपए तक का लोन अब मिलता है इसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। कन्नौज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का कौन सा गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ISO 9001 और 2015। हाल ही में नासा ने नोएडा के किस छात्र को क्षुद्र ग्रह खोज के लिए मान्यता दी है? तो दक्ष मलिक को दी है। ये करंट का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश में गोंडा में हुआ था, पार्वती अर्गा रामसर साइड गोंडा में। और एक काम और करना, जब यूपी स्पेशल हो ही गया ये, तो इसकी थीम जरूर याद कर लेना भैया 2025 वाले की। पूछा जा सकता है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि भैया विश्व स्तर का जो है कि कोई सम्मेलन हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में, पार्वती अर्गा रामसर साइड गोंडा में, तो जरा थीम भी याद करते चलो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी टेस्ट नंबर 8 कंप्लीट। और कल हम लोग करेंगे अब टेस्ट नंबर 9। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर जिसको भी प्रीलिम्स के जीएस का जो मतलब जीएस के घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप कांटेक्ट कर लेना हमारे व्हाट्सअप नंबर से 8527594636। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर पेड इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कांटेक्ट नंबर, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लोगे तो सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।